अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द एल्डरली, मैं आप लोगों को इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ आज हम लोग लर्न करेंगे अबाउट नमरूद्स पॉलिटिक्स। ओके, सिर्फ नमरूद्स पॉलिटिक्स नहीं होगी वो, बल्कि पूरी उस रीजन की पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है। जब भी कोई पॉलिटिक्स खेलता है ना, तो वो कैसे खेलता है पॉलिटिक्स। वो ऐसे खेलता है कि उसने किसी से सीखा होता है। और जो किंग्स थे ना उस रीजन के, उन्होंने कैसे सीखा था, अपनी रॉयल फैमिली जो उनकी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नमरूद जो था ना, उससे पहले उसके बाबा किंग थे। तो उन्होंने भी तो पॉलिटिक्स चली होगी ना। तभी नमरूद उनसे सीख कर फिर आगे बढ़ा। फिर उसको भी पता चला। फिर वो भी उसने सीखा, जब वो किंग बना तो वो भी फिर वो फॉलो करने लग गया, जैसे उसने उसके बाप और परदादा करते थे वैसे। तो ये इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आज हम लोग नमरूद की पॉलिटिक्स के ऊपर, बल्कि ऑल आउट रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। और ये कि नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या चाहता था, उसने पॉलिटिकली क्या किया, और उसको अल्लाह ताला ने एंड में उसके साथ उन उसको गलत, मतलब ये कह लें कि उसको भयानक सज़ा दी ना अल्लाह ताला ने। तो क्यों दी? उसने ऐसा क्या किया? तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, इनके बीच में से गुज़रेंगे। और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग जिनके भी पॉइंट्स हैं, जो भी कर सकते हैं, जो गैदर जिनके पास भी फ्री टाइम होता है, तो वो गैदर करके फिर इन सेशंस में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी बहुत सारी। और बहुत सारी और चीज़ें भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। एक डिस्कशन वे में इसको लेकर जा सकते हैं इन सेशंस को। तो यस, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर तो किसी का कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन या फिर कोई डिस्कशन उसको करनी हो, तो ज़रूर आप लोग करिएगा, अपने पॉइंट्स भी रखिएगा। और हम रिवीजन अगर हो सका तो आज कर लेंगे, वरना कल कर लेंगे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यस, आई एम स्टार्टिंग माई सेशन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी नो के यू कैन सी और नॉट। Yes, I hope so. My voice is audible to you guys and my screen is shared. Is that right? आई होप सो कि मेरी आवाज़ भी आ रही है सबको और स्क्रीन भी शेयर हुई हुई है। आप बता दें ताकि हम लोग स्टार्ट करें। ओके, आई डोंट नो आई एम गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप सो कि सबको आवाज़ आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो जर्नी था उसका नाम हमने शेफर्ड्स पाथ रखा था। और इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस, हम मतलब उनमें से गुजरे थे, व्हाट इज सीरा, और यू नो हु इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया था। तो हम लोग फिर अलग अलग ट्राइब्स आए थे। आप इससे एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन ट्राइब्स के नाम अदनान, माद, मालिक, फ़िहर, गालिब, लुई, काब, मुर्रा, किलाब, कुसई, अब्द मनाफ, हाशिम एंड अब्दुल मुत्तलिब। तो जो है ना, ये ट्राइब्स थे जो कि मतलब हमारे पास नबी फिर उनके बाद आए थे। और ये चलते आ रहे थे हमारे हम वो सॉरी इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ओके, तो ये हमने कर लिया था, मतलब ओके, सब कुछ कर लिया था हमने कि कैसे उनकी जर्नी, मतलब उनकी जर्नी में कैसे उनके पास इम्तिहानात आए अलग अलग। उनका क्या मिशन था, उनकी क्या जर्नी थी हार्डशिप वाली, वो कहाँ पैदा हुए थे, उस रीजन का नाम वगैरह। और आइडल्स के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने की थी। और मिरेकल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और फिर हु आर द प्योर अरब्स, और अलग डिफरेंट ट्राइब्स, ओके, जो कि वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। और कुछ और चीज़ें भी। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ नमरूद। सही है। कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच के अ, उनसे नमरूद से गए थे वहाँ पे, कि किंग ऑफ इजिप्ट, फिर इजिप्ट के किंग की पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, अभी नहीं, बाद में। ओके, तो उसके बाद फिर किनान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, आई वुड इंट्रोड्यूस यू टू दिस वर्ड पॉलिटिक्स। कैन एनीबडी लेट मी नो अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स?
Yes. Can anybody let me know about this word politics? It will be very good. मैं चाह भी रहा हूँ कि आप लोग डिस्कस करें आपस में भी मेरे साथ भी। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। Politics is a word. Politics is a word that is used for strategies, different type of. Now, where is politics used? This word. ये बहुत आसान चीज है, थोड़ी सी मुश्किल डेप्थ में लेकर जाते हैं इसको। पॉलिटिक्स किस किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं और पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, इकोनॉमी, वॉर स्ट्रेटजीज, और एनिमीज एलाइज, और फूड चेन, supply of power, supplies of goods, supplies for different cities आ जाते हैं, सिटी स्टेट्स आ जाती हैं, वॉर विद ईच अदर, और फिर आर्मी को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना हो, और फिर पॉपुलेशन के अंदर कोई बगावत ना हो। इस तरीके की सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिक्स में। ओके। तो हर एक जगह की पॉलिटिक्स अलग होती है। अभी अभी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो अभी की पॉलिटिक्स बिल्कुल सिंपल और क्लियर है, और डेडली भी बहुत है। अगर तो आप इजराइल पॉलिटिक्स बात करें तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, टेक मोर लैंड एंड जेनोसाइड पीपल। ठीक है, उनके दिमाग में और कोई चीज नहीं है, यानी वो किसी से पूछते नहीं है कुछ भी, वो सीधा फायर खोलते हैं। तो उनकी ये पॉलिटिक्स है। इस तरीके से अलग अलग जगहों की कैसे आई पॉलिटिक्स, वो इस तरीके से आई कि उनके जो फातिह लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोग बात करें उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातिह, या फिर अर्तुगरुल गाजी और उनके शेख, या फिर जो है उस्मान उस्मान गनी की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान थे ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या था कि वो पहले आए थे बहुत, और उन्होंने ही बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी अपनी न्यू सोसाइटी में। जैसे जिहाद इज इम्पोर्टेंट लागू होता है हर बंदे पे, और जिहाद करना इम्पोर्टेंट है, और फिर लैंड लेना भी इम्पोर्टेंट है, और फिर पैसे कैसे कमाते हैं, इकोनॉमी कैसे बनाते हैं, और फिर ट्राइब्स को कैसे खुशहाली में लाते हैं, आबाद कैसे करते हैं, डिफेंस क्या है ट्राइब की। इस तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की थी और इंट्रोड्यूस की थी अपने माशरे में। और बाद में आने वाले जो किंग, सुल्तान, खलीफा, ये जो सारे लोग थे, इन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए कुछ अपनी चीज़ें भी बनाई थी। फिर बाद में आने वाले जो लोग थे, खलीफा और किंग्स और सुल्तान, वो भी इन्हीं चीज़ों पे चलते हुए सारे काम करते थे। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, बहन भाई का कत्ल। इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी ये मुराद है कि उस्मानियों में पहले किसी दौर में ये रिवाज शुरू हुआ था कि वो ना बगावत के डर से जो भी किंग बनता था ना, वो अपने दूसरे बहन भाई या फैमिली के जो फर्द होते थे ना, जिनसे उनको खतरा होता था, उसको शुरू में ही कत्ल करवा देते थे। हालांकि अगर खतरा ना भी हो तब भी कत्ल करवा देते थे। तो इस तरीके से ना खतरा मतलब खत्म हो जाता था, लेकिन ये गलत चीज थी ना, सही चीज नहीं थी। वो बच्चों को भी मरवा देते थे। इसकी एक मिसाल मैं आपको सुल्तान महमद या सुल्तान फातेह खान से भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ना एक अपने मतलब बच्चा था एक, जो उनके लिए उस वक्त कोई खतरा नहीं था, बाद में हो सकता था। उसको अपने मुलाजिम से ना, वो ऑर्डर करके अपने मुलाजिम को उसकी थ्रोट होती है ना, गर्दन वाली जगह, उस पे तीर लगवाया, बच्चे की थ्रोट पे। ओके। और फिर उसी मुलाजिम को कत्ल कर दिया कि उसी ने किया ये। तो इनकी लॉजिक्स और पॉलिटिकल चीजें मतलब यही थी। और फिर इनको बाद में आने वाले खलीफा सुल्तान, मतलब कुछ ऐसे थे कि वो राइटियस थे, कुछ ऐसे थे कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं है, फिर वो उससे हटा देते थे माशरे में से ये सारी चीज़ें। और कुछ ऐसे थे जो वैसे ही फॉलो करते रहते थे कि हमारे परदादा ने ही किसी हिकमा के तहत कोई चीज़ लगाई है तो लगे रहने दो, हमें भी उसका फॉलो करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी चाहिए। कुछ तो ऐसे भी थे। इसकी मिसाल हमें कुरैश से मिलती है कि वो उनके परदादा हमेशा मतलब जो है ना, हमेशा नहीं गए,
किसी दौर में ना मक्का को कॉन्कर किया था किसी बंदे ने, और वो रोम गया था, रोम या फारस। तो उसने वहां पे अजीब अजीब अच्छे अच्छे, मतलब उसके जहन में और नजरिए में जो बुद्ध उसने देखे थे वो बहुत अच्छे, खूबसूरत और बहुत प्यारे थे। तो वो उनको उठा के ले आया। फिर वो उसने ये भी देखा उसी दौर में, उसने मतलब जब वो था ना वहां पे, तो उसने देखा कि इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस था कि लोग इनको पूजा करते थे। तो वो जो है ना उनको उठा के ले आया और अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे नए खुदा हैं। इनको आप पूजो, इनके साथ मतलब कनेक्शन कायम करो अपना, तो ये आपको हर चीज फराहम करेंगे, जैसे फूड वाटर शेल्टर, सही है, घर वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब करवाया तो सही झूठ, है मैंने इंट्रोड्यूस। गलत मत करो, बेगैरती नहीं करो। आयशा आंटी, आप मुझे कुछ कह रही हैं? ओके, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। सो यही था, मैं ये इसी पॉइंट पे था कि ना, वो बस उनकी जो पॉलिटिक्स थी ना वो बस एक चीज पे अटल थी। माननी है तो बात सिर्फ परदादा की माननी है, क्योंकि शायद किसी उन्होंने हिकमा के तहत हुक्म दिया हुआ है, सही है। और वो थे भी परदादा, लेकिन उन्होंने गलत किया था ना, उन्होंने सही तो नहीं किया। तो आप इसको इस मिसाल से जोड़ सकते हैं कि कोई बंदा कह रहा हो कि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, पट्टी बांध के अपने आंखों पे, तो वो क्या सही कह रहा है गलत? उसको तो नहीं पता ना, वो तो बस तुक्का मार रहा है। उसने बोल दिया मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे क्या देखना रास्ते का, मैं तो वो रास्ते पे चल रहा हूँ जो मेरे परदादा चले थे जिसपे। तो इसी तरीके से कुरैश ये नहीं देखते थे कि उनकी उनके जो माशरे में इंट्रोड्यूस पहले करवाई गई थी चीज, वो क्या सही भी थी या गलत। वो ये नहीं देखते थे, वो कहते थे बस ये सही चीज है, ये अच्छी चीज है, हमारे परदादा ने ये किया है ना, तो हमें भी करना चाहिए, हमें सवाब मिले, सही है। तो ये मैंने आपको कुरैशी की मिसाल दी है, हालांकि ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड चलती आई है, अभी भी चलती आई है। लेकिन इसराइल की बात करें तो अभी तक ये सिर्फ अपनी एक बात पे कायम है, इसराइल बनेगा, दज्जाल आएगा, बस एक चीज। जो 100 से भी ज्यादा साल पहले की इनकी फिलॉसफी थी ना, वो अभी तक चलती आ रही है, क्योंकि उन्होंने इसमें मेहनत जिद्दोजहद सब कुछ की है ना। लेकिन वो सही चीज नहीं है, इनको नहीं पता। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला ने इस तरीके के लोगों के लिए फरमाया है कि ए मोमिनो, इन पे ना अपना वक्त जाया ना करो। बेशक ये वो लोग हैं जो है सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते और जो कर नहीं सकते, मतलब इस तरीके की चीज है। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ी भी बहुत बार है आया। तो ये अल्लाह ताला ने लिखा है इस तरीके के लोगों के लिए। और इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि वो बस कहते हैं नहीं ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है। उनको नहीं पता कि वो चीज सही भी है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे बाय करना है पीसी, सही है, पीसी बाय करना है मुझे। तो मुझे नहीं पता वो मेरे लिए सही भी है कि नहीं, मैं बस कह रहा हूँ अभी कि वही मुझे बाय करना है, मुझे बाय करना है, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला की परवाह नहीं है मुझे। उनको जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का नहीं पता था, अब समझ ले मुझे भी नहीं पता, मैं बस मुझे बाय करना है। मैं देख नहीं रहा कि उसकी वजह क्या है, कि अगर मैं उसको नहीं बाय करूँ, उसकी तो फिर वो देख कर चलना पड़ता है ना। और यहाँ पे फिर वो एग्जाम्पल नहीं आती परदादा वाली, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वाला अप्लाई करना चाहिए एग्जाम्पल। लेकिन बात वो एक ही हुई कि जिद पकड़ के बैठे हुए थे वो लोग एक ही, कि हमारे परदादा ने किया तो हमें भी करना चाहिए, सही है। तो ये छोटी सी पॉलिटिकल डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों को जरा सी बताई है, इसकी झलक। अभी इन पे बेबीलोनियंस में देखते हैं कि इनकी क्या पॉलिटिक्स थी, क्योंकि हर जगह की एक पॉलिटिक्स नहीं, कई पॉलिटिक्स होती है, सही है। तो पॉलिटिक्स वक्त के साथ साथ बदलती भी है, उनमें रूल्स भी चेंज होते जाते हैं। जी, तो मैं अपनी अगली स्लाइड दिखाता हूँ। अब पॉलिटिक्स का तो हमें पता चल गया ना, अब नमरूद का देखते हैं हम लोग। नमरूद कौन था? पहले तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब पैदा हुए, सारी चीजें हुई, तो मतलब हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में? जैसे फिरौन के बारे में पता चलता है, तो वैसे ही हमें नमरूद के बारे में भी पता चलता है। जैसे फिरौन के साथ मतलब बहुत गंदी उसकी सजा मिली थी, तो इसी तरीके से नमरूद को भी मिली थी, और अभी तक उसको इबरत का निशान बनाया हुआ है बाकी और लोगों के लिए, कि वो भी उससे इबरत हासिल करें। ओके,
हु वाज ही? बेसिकली अगर शॉर्ट डेफिनेशन में बोला जाए तो नमरूद जो है ना एक दौर का बादशाह हुआ करता था। बेबीलोन का, यॉर्क का, अकाड का, यही सिटीज के नाम बता रहा हूँ। और वो जो था ना, ही वाज टायरेंट। टायरेंट कौन होता है? कोई बता सकता है? दो लोग होते हैं, दो तरीके के माशरे में, दो तरीके के होते हैं। प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा होता है जो अपने मफादात को छोड़ के दूसरों के मतलब माशराती निज़ाम इस सब को देखता है। और एक ऐसा होता है कि जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है कि हाय ये क्या होगा अगर ये हो गया तो। हाँ, तो इसकी मिसाल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो नमरूद था ना, वो हमेशा अपने बारे में सोचा करता था। क्यों? क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी हुई थी। उसके जो मतलब जब वो था ना बच्चा, कितने साल का होगा वो? कमी तकरीबन 12, 13, 14, 15, 16। तो उस वक्त के जमाने में भी तो कोई होगा ना बादशाह। किससे उसने ये सब कुछ सीखा? किसी बादशाह से, किसी फैमिली पे मेंबर से, किसी टीचर से, कि डूइंग रहमा इज नॉट गुड, मर्सी किसी पे भी नहीं करनी। ये उनकी होती थी फिलॉसफी। और वो सिर्फ इस चीज पर अटल थे कि कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, कोई हमारी बादशाहत के बीच में नहीं आ सकता। अगर कोई बगावत करेगा हमारे खिलाफ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको। तो ये उनकी फिलॉसफी होती थी और यही लेकर वो बड़े होते थे। कभी कभार तो मर भी जाते थे वो बगावत की गर्ज से, मतलब लोग मार देते थे। कभी नहीं मर पाते थे। इनमें से ये एक अजीब सा मतलब गंदा सा टायरेंट बादशाह निकला, नमरूद, जो कि मतलब अपने आप को सजदा करवाता था। एज ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ही वाज अ गॉड। वो अपने आप को गॉड, खुदा मानता था। ओके। और उसके साथ देखें क्या हुआ। उसको 40-50 साल तक एक मक्खी उसकी सर में घूमती रही और उसकी सर में दर्द रहा। 40-50 साल तक कभी भी नहीं गया। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले पॉलिटिकल पावर, स्ट्रेटजीज, डेमोक्रेसी, मतलब सारी चीजें देख लेते हैं। माशराती निज़ाम, माशरा कैसा था, क्या माशरा था, उसको किस लिमिट में रखा हुआ था। क्योंकि हर एक एक किंग अभी तक, जितने भी किंग गुजरे हैं ना, मैंने नोटिस किए हैं अपनी रिसर्च के दौरान कि वो किंग ना माशरे को अपनी लिमिट बताते हुए रखते हैं कि उसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, उसको आगे नहीं बढ़ना, उसको तहजीम करनी है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, चाहे किंग करे या ना करे। समझ आया? अच्छा, अब अभी तक किसी ने भी अपना पॉइंट ऐड नहीं किया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा और डिस्कशन भी नहीं हो पा रही जैसे मैंने सोचा है। तो कब और स्पीक योर्स एज वेल। नमरूद के बारे में बताएं। आप उसको जानते हैं कि नहीं? उसकी वाकयात बताएं कि उसने क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज चली थी। अगर मैं आपको बताऊं तो जो है ना, मतलब उसने ना अल्लाह ताला को चैलेंज किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये कहते हुए कि मैं ना एक ऑर्नामेंट बना रहा हूँ, काइंड ऑफ पैलेस टाइप, कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और जो हवाओं तक जाएगा और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला तक पहुंच के मैं उनसे लड़ूंगा। वो ये कहता था। तो मतलब ये है सारी चीजें। आप लोग भी अपने पॉइंट्स ऐड करें। आई होप सो यू विल, प्लीज। आ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम म- वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सिर्फ मुझे पता है तो ये आम, निमरूद ने जो है वो एक एरो भी स्ट्राइक किया था ना आसमान की तरफ कि मैं अल्लाह को मारूंगा। और वो उस वक्त हुआ था जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिराकिल हुआ था, आग वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की कोर्ट में हाजिर किया गया था। फिर नमरूद समझ रहा था, मतलब जैसे लोग समझते ना, आजकल के नहीं, पुराने जमाने के बादशाह समझते थे। ऐसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझते थे, तो वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी समझाया गया। और लेकिन जो दूसरे लोग थे, कुछ मान गए, कुछ नहीं माने। और नमरूद ने फिर भी चैलेंज किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मैं ही सबको जिंदा कर सकता हूँ, मतलब
ये कि सब लोग मेरे ही हुक्म पे जिंदा रह सकते हैं और सब लोग मेरे ही हुक्म पे मर सकते हैं, वो उस तरीके से उसने एग्जाम्पल दी थी, एक बंदे को मार के एक बंदे को ना मार के, कि मैं तो सभी को मतलब जिंदा भी रख सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। और तो इसी वजह से उनका झगड़ा होता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जहाँ पे उन्होंने लॉजिकल बात की थी कि अच्छा तो फिर तुम मशरिक या मगरिब से ना सूरज निकाल के दिखाओ, तो ये तो नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ना मतलब अपने एरोगेंस में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि ना मैं तुम्हारे अल्लाह ताला के साथ लड़ूंगा जो कि आसमान में छुप कर बैठा हुआ है। मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर मतलब बनाऊंगा जो वहां तक पहुंचेगा आसमान तक, और मैं फिर आसमानों पे लड़ाई करूंगा तुम्हारे खुदा से। तो वो बना तो लिया था, आधा बनाया था, मतलब वो आसमानों को भी नहीं छुआ था। उसी वक्त क्या हुआ कि उन पर किसी मतलब फ्लाइज टाइप की ग्रुप ने हमला कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म से, और बहुत सारे लोगों को मार दिया, आर्मी में से भी। लेकिन नमरूद तो नहीं मरा, अलबत्ता नमरूद की जो कान है ना, उससे एक मच्छर उसी के कान के से निकल के जो सर में चला गया, और वो सर में 40 साल तक घूमता। और नमरूद कैसे इबरत हासिल हुई, मतलब अभी हमें कैसे उससे इबरत हासिल करनी चाहिए, वो इस तरीके से कि वो सारे मतलब ना इतना उसका सर में दर्द होता था, वो सारे विलेजर्स जो होते थे ना, माशरे में लोग जो होते थे, वो कहता था कि जो भी चीज़ है ना लेकर आ लो। वो बैठता था कुर्सी पे और कहता था मुझे मारो, बहुत सर पे मारो जितना मार सकते हो, हालांकि खून भी निकल रहा है तब भी मारो मारो मारो, क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द होता है। और इसी तरीके से 40 साल के बाद वो उसकी वफात हो गई, मतलब वो मर गया। जी बिल्कुल। ये अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि कान के रास्ते गया, मुझे नाक का पता था कि नाक के रास्ते जो है वो अब देखे ना, एक अंदर बात चला। बात ये है कि नाक के रास्ते गए या कान के रास्ते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमें ये देखना चाहिए कि उसने किया क्या था, उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया, कैसे हमें उससे हाँ इबरत जी हासिल बिल्कुल। करनी चाहिए। हाँ, मरवा अपने सर पे पड़वाता था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी उस एक छोटे से मच्छर की। जहाँ तक मेरा है ना रिसर्च का, कि मैंने जो रिसर्च किया मुझे पता चला है कि पॉलिटिक्स है ना, ये वर्ड ग्रीक से आए, एंशियंट ग्रीक्स। और पॉलिटिक्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक पीसफुल सोसाइटी में जो कि ग्रीस में ही थी, और फिर ये स्प्रेड आउट हुआ था। लेकिन पॉलिटिक्स हजारों साल पहले से चलता आ रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि उसमें इकोनॉमी वगैरह आ रही है, ऑल आउट नहीं आ रहा, ऑल आउट नहीं आ रहा। ग्रीस में ऑल आउट स्टार्ट हुआ था। ऑल आउट से मुराद मेरी ये है कि उन्होंने सब कुछ स्टैब्लिश किया था, इकोनॉमी, कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्या ले रहे हैं कोई तिजारत वाला बंदा, कितने तिजारत का वाले लोग हैं, कौन अमीर है कौन गरीब है, किससे टैक्स हासिल करना है, टैक्स का क्या करना है, कैसे अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन करवानी है उनकी अपनी सोसाइटी, सिविलाइजेशन, कैसे टैकर्स और इन्वेडर से बचना है, कैसे अपने कासिल की मुरम्मत करनी है। ये सारी चीजें ना एंशियंट ग्रीस से मेरी रिसर्च के मुताबिक शुरू हुई हैं, शुरू हुई हैं। पूरी मतलब ऑल आउट तो फिर भी नहीं थी, फिर भी शुरू हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से बात की जाए तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त भी ये सब कुछ था, लेकिन उस वक्त किसी को इकोनॉमी, किसी को वॉर के बारे में नहीं पता था। वॉर भी बहुत बाद में आई थी, वॉर नहीं आई थी, शीस अलैहिस्सलाम के दौर तक भी नहीं आई थी। नूह अलैहिस्सलाम मुझे लगता है कि उन्हीं ने पहली जंग लड़ी थी, वो भी खलाई मखलूक से, मेरी जितनी रिसर्च है। उससे पहले तो आई डोंट नो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई था जिसको पता हो वॉर के बारे में। लेकिन उसके बाद वॉर के बारे में पता चला, जहाँ पे दो चॉइसेस होती थी एक एक सिविलाइजेशन के पास, या तो मरो या मारो। तो कुछ इनमें से चढ़ाई करते थे कुछ सिटी में और उनको खत्म कर देते थे, और नो जिराब अख्तर इस तरीके की चीजें मिलती थी उनको। तो ये पॉलिटिक्स में भी आता था। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक
कैन यू वेट 1 मिनट, मैं जरा आ रहा हूँ पानी पीकर। जी, तो हम यहाँ पे थे कि मैं आपको बता रहा था ग्रीक्स के बारे में। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या है? आप मुझसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपको कैसे पता, यानी आपने ऐसी क्या रिसर्च की कि आपको पता चला कि एंशिएंट ग्रीक्स ही वो थे जिनकी वजह से पॉलिटिक्स असल में स्टार्ट हुई थी। क्या आप लोग पूछना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है ये बहुत। जी जी बिल्कुल। असल में एंशिएंट ग्रीस जो है ना, वो किसी भी सिविलाइजेशन की तरह नहीं है। बताओ क्यों? उसमें हमेशा से पीस रही थी। एरिस्टोटल और ये प्लेटोस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग कैसे आए, उन्होंने कैसे डिस्कवरी की? ये वॉर में तो नहीं की जा सकती डिस्कवरीज, क्योंकि वॉर कभी हुई नहीं थी। पीस था बहुत। ग्रीस, ग्रीक पेनिनसुला में खुद पीस था एक। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। डिबेट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी तिजारत वाले लोग दूसरे मुल्कों से आते थे, उनके साथ ये लोग डिबेट्स रखते थे कि आपके सिटी में क्या होता है, क्या चीज को लोग करते हैं, आपने क्या डिस्कवर किया है, आप कैसे करते थे तिजारत। डिबेट्स अलग अलग होती थी जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें पता चलती थी। और इससे मदद बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश की ग्रीस में, पॉलिटिकल और बहुत सारी सोशल वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन उन्होंने कभी वॉर वाली नहीं वो की। तो मतलब ये है इस तरीके से कि यहाँ पे हमें पता चलता है वो पॉलिटिक्स की ओरिजिन्स का। किसी के पास कोई सवाल है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अगर तो कोई डिस्कस करना है कुछ भी, या कोई पॉइंट है या कोई क्वेश्चन है। किसी ने भी नहीं किया सिवाय आंशा आंटी के, जरा सा उन्होंने किया है। अच्छा, ये बात अभी आपने की कि एंशियंट ग्रीस में बहुत पीस था, जी लेकिन वही। मैंने, जी जी। सॉरी। मैं यही कह रहा था कि एंशियंट ग्रीस में जब पीस था ना, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि आप खुद बताए ना कि इसराइल और गाजा वॉर चल रही है। तो क्या गाजा के लोग सही से पढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं? उनका तो दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर है ना, कि उनकी फैमिली बच जाए और बहुत सारी चीजें हो जाए। तो वो नहीं पढ़ पा रहे। तो सोचे उस वक्त के दौर में, यानी ग्रीक दौर में, अगर वो लोग भी वॉर पे होते तो वो क्या करते? वो वॉर की चीजें बनाते, ना कि वो कोई डिस्कवरी वगैरह करते। हालांकि एंशियंट ग्रीस में कोई वॉर नहीं हुई। हालांकि हुई तो थी, 30 साल हुई थी, लेकिन वो बहुत बाद में हुई थी और वो भी मजबूर किया गया था ग्रीस को कि वो आए। सही है। तो मतलब उसकी पीस ही की वजह से बहुत ज्यादा इसमें मतलब कह लें स्कॉलर्स आए अलग अलग दौर में, थेलीज अलग अलग। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की। जी, आपको और कोई कुछ बोलना था? क्योंकि मेरी बात नहीं चल रही थी, आपकी चल रही थी। नहीं नहीं, वो बात वो तो ठीक है, सही है कि होगा पीस बहुत ज्यादा, लेकिन पर्सनल पर्सनल जो मैंने जितना इन लोगों के बारे में पढ़ा है ना, तो ये लोग बहुत जालिम थे। ग्रीक्स? जी। थोड़ा बताएंगी वो कैसे? ऐसे कि जैसे मैंने मेजरली इनको स्टडी किया था फैशन हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो ये लोग नहीं बर्दाश्त करते थे कि जैसे अगर हमने एक टाइप ऑफ कोई कपड़ा पहना है, तो वो अगर कोई लोअर, इवन अगर लोअर मिडिल क्लास का भी कोई बंदा करता था, तो वो बिल्कुल लोग उसको सही। सीधा स्लॉट। आई एग्री विद यू। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल उनको अपने आप पे बहुत गुरूर था। मैंने कुछ बहुत ज्यादा। रिसर्चेस की हैं और कुछ मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं इस मुतालिक, जिसमें लिखा हुआ है कि ना स्कॉलर जो थे ना, वो मैसेडोनियन, वो मैसेडोन है ना, मैसेडोन पता होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पर्शियन जी एम्पायर ना ग्रीक्स पे हमला कर रही थी उन दिनों। तो मैसेडोनियंस ने ना ग्रीक्स को बचाया था। और मैसेडोनियंस ने ना पीस कायम की पूरी जगह पे और वॉर स्टार्ट की पर्शियंस पे। तो उनको बहुत गुरूर था कि मैसेडोनियंस तो हमारी जूती के बराबर है और वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर को एज अ डर्टी रैट कहा था। मैंने कुछ कुछ कोट्स पढ़े हैं, कोट्स आपको पता होगा स्कॉलर्स के। जी। तो वो बता रहे थे मतलब
मतलब वो जो थे ना वो एंशिएंट थे, एंशिएंट स्कॉलर थे। और वो अपनी जो ग्रीक माशरा था उसको बता रहे थे कि मैसेडोनियंस तो हम तो इनको खरीदते हैं एज अ स्लेव, और ये हम पर हुकूमत कर रहे हैं। और जो है हम लोग क्या करें, हम इस तरीके की बातें वो करते थे। और इनको अपने आप में बहुत गुरूर था। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चलिए, बस सही है, यही बात पूछनी थी कि मुझे हैरानी हुई कि इतनी पीस लविंग कंट्री में इतने जालिम लोग। तो ये जालिम की उसमें हद में नहीं आते ना। जालिम तो वो होता है ना जो जुल्म करता है। ये जुल्म क्या करते थे, ये एरोगेंस थे, एरोगेंट थे, ये बात सही है। और ये एक मिनट बता दूं मैं अपना पूरा पॉइंट, फिर उसके बाद अगर आपका हैंड रेज है तो फिर ले लेते हैं। तो देखिए, ये जालिम नहीं थे। जालिम तो वो होता है ना जो कि जुल्म करता है किसी पे, स्लेवरी में किसी को मारता है।